नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, टाटा की पेशकश। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर जल्द आ रहा है मिर्जापुर चौक के पास दरभंगा में। दरभंगा पुलिस द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर की मदद से पकड़ी गई 90 कार्टून शराब, 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। दरभंगा से जालंधर के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस शुरू, नई दिल्ली से रेल राज्य मंत्री ने दबाया रिमोट का बटन। दरभंगा जंक्शन पर सांसद कीर्ति आजाद ने दिखाई झंडी। जमीनी विवाद में चली गोली, एक गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2000 में 131 दिनों की शिक्षकों की हड़ताल अवधि मामले में जारी किया नोटिफिकेशन, मामले का किया पटाक्षेप। लगातार आ रहे तेज आंधी तूफान ने आम के किसानों को किया निराश, कई जगह पेड़ भी टूटकर गिरने से टूटी उम्मीद। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 लाख की लागत से खरीदी गई मरीजों की पोशाक स्टोर में रखे रखे हो रही बर्बाद। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नगर कैसे अब जाए घरवा, काफी भजन मोरा धड़के करजवा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स, 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 आप सबों के अपार सहयोग से द रेमंड शॉप सुभाष चौक दरभंगा ने अपनी स्थापना के शानदार 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर सभी मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस मौके पर हमारे शानदार छूट के ऑफर का लाभ उठाएं। सभी बेडशीट पर 50% की छूट, सेलेक्टेड रेडीमेड पर 20% की छूट, जबकि 11 से 13 मई तक हर खरीद पर पाएं 3 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट्स। आएं द रेमंड शॉप सुभाष चौक दरभंगा में। बेडशीट और रेडीमेड पर छूट वाले ऑफर केवल 1 सप्ताह तक वैध हैं।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा पुलिस द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप हेल्पलाइन की मदद से पकड़ी गई 90 कार्टून शराब। 9 लाख रुपए इसकी है कीमत। 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। व्हाट्सएप हेल्पलाइन की मदद से पुलिस ने 90 कार्टन शराब के साथ 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। खबर दरभंगा से है। दरभंगा पुलिस द्वारा जारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर की गई त्वरित कार्रवाई से पुलिस को शराब कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने छापेमारी कर 9 लाख रुपए की शराब जब्त कर एक महिला कारोबारी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अन्य धंधेबाज पुलिस को आते देख मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि सदर थाना क्षेत्र के कवरिया गांव में भारी मात्रा में शराब होने व बड़े स्तर पर इसके धंधे की सूचना एसएसपी के व्हाट्सएप नंबर पर आम लोगों ने तस्वीर के साथ धंधेबाजों का नाम और पता भेजा। इसके बाद एसएसपी मनोज कुमार के निर्देश पर सदर एसडीपीओ अनुज कुमार के नेतृत्व में कई पुलिस पदाधिकारियों के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक जलावन का घर दिखाई दिया। जब उसे खंगाला गया तो उसके अंदर से शराब के 34 कार्टन बरामद हुए। इसके बाद शराब के धंधेबाज भूषण यादव और संतोष यादव के घर छापेमारी की गई। दोनों जगहों से 56 कार्टन शराब बरामद किया गया, लेकिन पुलिस को देखकर भूषण यादव के पुत्र रोशन यादव, राहुल यादव सहित पड़ोसी संतोष यादव फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने भूषण की पत्नी अनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस ने जमीन मालिक शत्रुघ्न यादव को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि उसकी भूमि को किराया पर लेकर भूषण यादव जलावन का घर बना रखा था, जिसके आड़ में पूरा परिवार संदिग्ध शराब के धंधे में संलिप्त था। एसएसपी ने कहा कि शेष आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। बरामद सभी शराब अरुणाचल और पंजाब में बिक्री के लिए अधिकृत हैं। बरामद 90 कार्टन शराब का बाजार मूल्य लगभग 9 लाख रुपए है। वहीं एसएसपी ने कहा कि मात्र व्हाट्सएप की सूचना पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना पुलिस के लिए बड़ी बात है। इसलिए इस छापेमारी में जितने एसआई और एएसआई शामिल थे उन्हें 25-2500 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप हेल्पलाइन जारी करने के बाद अब तक 250 लोगों ने सूचना दी है। लोगों की सूचना पर तुरंत कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा है और अब तक करीब 80% सूचना का फॉलोअप किया जा चुका है। एसएसपी ने लोगों से हेल्पलाइन पर सामूहिक परेशानी की सूचना ज्यादा देने की अपील की है ताकि समूह को इसका फायदा मिल सके। आप भी एसएसपी के इस व्हाट्सएप नंबर 8709161968 पर सूचना दे सकते हैं यदि आपके पास है कोई ऐसी जानकारी तो। हमको सर हमारे जानकारी में कुछ नहीं है। हमको अनटच जमीन है, वो अनटच जमीन है। वो कैसे क्या रखा हुआ था हमको कोनो जानकारी नहीं है। कौन रखे हुआ था? वो भूषण यादव वगैरह। तो आपसे वो किराया पे लिया था? जी नहीं, हमको कुछ जानकारी सर नहीं है। वो उसके घर के सटे वो जमीन है मेरा। अब उसमें वो क्या कर रहा है इसका जानकारी हम। आप जमीन उसको दिए थे? जी नहीं सर, प्रयोग करने के लिए, जलावन रखने के लिए, जलावन रखने के जलावन रखने। अच्छा, वो शराब का कारोबार कितने दिनों से कर रहा था? ये सर हम असलियत नहीं बता सकेंगे, लेकिन ये हमको जानकारी है, लेकिन शराब का कारोबार करता है। ये जो उपलब्धि मिली है 900 लीटर शराब, टोटल 90 पेटी है और इसमें 6 अभियुक्त हैं जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी उपलब्धि है और सूचना देने वाले की जीत है। ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये कंवरिया एक जगह है कि जो कि सदर थाना क्षेत्र पड़ता है, देहाती एरिया है, जहाँ से स्टॉक करके शहर में सप्लाई करने की सूचना मिली थी। पुलिस ने रेकी किया। एसडीपीओ सदर मनोज कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम किया और ये उपलब्धि मिली है। एसडीपीओ और इंस्पेक्टर को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा की जाएगी और जितने भी थानाध्यक्ष हैं, जेएसआई है, एएसआई और पुलिसकर्मी हैं, प्रत्येक को 25-2500 रुपया का
पुरस्कार राशि दी जाएगी। जिस मकान से बरामद हुआ उस मकान को बिल्कुल, चूँकि बिहार में प्रोहिबिशन है और इस तरह के धंधा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी है और कानून में प्रावधान है। तो जहाँ से भारी मात्रा में मिला है शराब, उस मकान को सील किया जाएगा और उसके राजसात किया जाएगा। दरभंगा से जालंधर के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस शुरू। नई दिल्ली से रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दबाया रिमोट का बटन। दरभंगा जंक्शन पर सांसद कीर्ति आजाद ने दिखाई झंडी, लेकिन पहले ही दिन सुविधाओं का रहा टोटा। रेल राज्य मंत्री ने अंत्योदय एक्सप्रेस का किया शुभारंभ, लेकिन पहले ही दिन ट्रेन में सुविधा रही नदारद। दरभंगा से जालंधर के लिए सप्ताह में एक दिन अनारक्षित अंत्योदय एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री एवं संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा ने दिल्ली रेल भवन से रिमोट दबाकर किया। वहीं दरभंगा जंक्शन से सांसद कीर्ति आजाद ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन का परिचालन शुभारंभ स्पेशल के रूप में किया गया है। बताते चलें कि अंत्योदय एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन का नियमित परिचालन दरभंगा से 19 मई से प्रत्येक शनिवार एवं जालंधर सिटी से 20 मई से प्रत्येक रविवार से प्रारंभ होगा। दरभंगा जालंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस दरभंगा से प्रत्येक शनिवार को 3:25 पर खुलकर अंबाला सानेहवाल लुधियाना के रास्ते रविवार को 5:10 पर जालंधर सिटी पहुंचेगी। सामान रखने के लिए गद्देदार रैक की व्यवस्था, जो भीड़ भाड़ के समय सीट का भी काम करेगी। कोच के दरवाजे की तरफ अतिरिक्त हैंडल की व्यवस्था, सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग युक्त फिएट बॉगी, एक्वागार्ड की तरह के फिल्टर वाले पेयजल की सुविधा, प्रत्येक कोच में 2, ज्यादा संख्या में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, यानी प्रत्येक कोच में 20 पॉइंट, आधुनिक सुविधाओं से युक्त बायो टॉयलेट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गई है। वहीं इस ट्रेन से सफर कर रहे यात्री बेचन महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुविधा के नाम पर इस ट्रेन में सिर्फ खाना पूर्ति है। इस ट्रेन से सफर करने वाले सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार की रियायत नहीं है। कहने को इसके हर एक बोगी में 2 RO लगा हुआ है, लेकिन किसी में भी पानी नहीं आ रहा है। इस ट्रेन का भाड़ा भी अन्य ट्रेनों से ज्यादा है। हाँ, सुविधा के नाम पर सिर्फ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। वहीं जब इस संबंध में हमने समस्तीपुर रेल मंडल के DRM R के गुप्ता से बात की तो उनका कहना था कि इस बात की जानकारी उनको नहीं थी कि RO से पानी नहीं आ रहा है। इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है और इसे दुरुस्त कराया जाएगा। टॉयलेट्स लगे हुए हैं, एक्वागार्ड लगा हुआ है पानी का, और यहाँ से चलेगी और 26 घंटे पहुँचेगी, 5 घंटा कम रहेगा और ट्रेनों से। लेकिन मेरा कहना है कि केवल यह दरभंगा लेबर ढोने के लिए जगह नहीं है। यहाँ से और भी अच्छे लोग दूसरी जगहों पर भी काम करते हैं। तो हमने ट्रेनों के फेरा बढ़ाने के लिए भी कहा हुआ है। यहाँ से ट्रेन दिल्ली जाती है, मुंबई जाती है, पुणे जाती है, हैदराबाद जाती है, अनेकों जगहों पर जाती है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। तो हमने ये कहा है कि जब 300-300, 400-400 वेटिंग लिस्ट होता है, 1-1, 1.5, 2-2 महीने का वेटिंग लिस्ट रहता है, तो हमने मंत्रालय में चिट्ठी लिखी थी, उसकी कॉपी यहाँ भी दी थी। और जब हमने मंत्रालय में पूछा फेरा बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि इस सेंट्रल रेलवे से हमें जवाब आएगा तो उसके बाद रेलवे बोर्ड पर निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ से जवाब ही नहीं जा रहा, लेट लतीफ़ी ही नहीं खत्म होगी अब अधिकारियों की, तो किस प्रकार से आगे काम होगा ये कहना कठिन है। तो प्रयास हमारा लगा हुआ है और आगे और भी अच्छी ट्रेनें चलें। चेकिंग है, बाकी सब चेकिंग वो हमने करा ली थी। आप RO बता रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम ये आएगा। किसी भी RO में पानी नहीं था। परसों दिखवा लेंगे। फ्राइडे जब नॉर्मल सर्विस शुरू होगी, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, तो खास तौर से दिखा। अच्छा, ये बताया था कि ये रैक नई रैक है या पुरानी रैक को नया रंग के? नहीं, पुरानी रैक नहीं, कहीं पे कहीं काम कर रही होगी रैक, वो भी डाइवर्ट होगी यहाँ पे। एकदम ब्रांड न्यू रैक तो नहीं है। ब्रांड न्यू नहीं है। और क्या क्या उसमें यात्री सुविधाएं हैं? मोबाइल चार्जर, RO के अलावा ऐसी लंबी, अब इतनी लंबी जर्नी है तो मोबाइल चार्जिंग बहुत बड़ी सुविधा है। बाकी मिल जाएगा। बाकी आपका RO है, सीटें थोड़ी कुशन वाली हैं, ज़्यादा है सीटें, 90 होती हैं, इसमें 100 हैं। और ये एक तो LHB डिज़ाइन है। LHB डिज़ाइन का सेफ्टी फीचर सबसे अच्छा होता है। उसमें कहीं खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो जाता है तो उसमें डैमेज वगैरह सबसे कम होता है। तो वो सारे फीचर्स हैं। सुविधा कुछ भी नहीं है। वरिष्ठ नागरिक का भी हम लोगों को जो छूट मिलता था वो इसमें नहीं मिल रहा है। कहा जो नहीं मिलेगा इसमें। RO का पानी दिया जा रहा है, गद्देदार सीट दिया गया है, कुछ भी नहीं। वो देखिए जो बंद पड़ा हुआ है, आपके पास में कैमरा है, वो है, जाके हम चलाते हैं, आप खींच लीजिए फोटो। बड़ी उत्तम बात है। वो सूखा हुआ है।
अब बताइए, हम नहीं कहेंगे, वो मशीन ही बोलेगा। यानी खाना पूर्ति है सिर्फ? हाँ हाँ हाँ, नाम अंत्योदय है। जैसे गरीब रथ गरीबों के लिए है, उसी तरह अंत्योदय गरीबों के लिए है। इसमें किराया ज़्यादा है, बुजुर्गों को छूट मिलता है और गाड़ी में इसमें नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं है, यही सीट सब में रहता है, यही सीट इसमें भी है। हाँ, इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, जो ये मोबाइल चार्ज करने वाली इसमें है, इसमें है। जमीनी विवाद में चली गोली, एक गंभीर रूप से घायल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है इलाज। जमीनी विवाद में चली गोली, एक गंभीर रूप से घायल। मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र के भानपुर गांव में जमीनी विवाद में चली गोली से एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया, जहां डॉक्टरों ने घायल की स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने घायल रामचंद्र यादव के शरीर में लगी गोली को बाहर निकालते हुए रामचंद्र यादव को खतरे से बाहर बताया। घटना के संबंध में कहा जा रहा है कि रामचंद्र यादव और उनकी पत्नी अपने घर के पास ही मिल में चावल तैयार कर रहे थे। उसी वक्त हथियार से लैस देवनारायण सहित 15 की संख्या में अचानक हमलावर पहुंचे और रामचंद्र यादव के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान किसी प्रकार रामचंद्र यादव वहां से भागने लगे तो उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया। इस दौरान जितने भी परिवार के सदस्य बीच बचाव में आए, सभी को हथियार से लैस अपराधी ने जमकर पीटा और घर में घुसकर उत्पात भी मचाया। वहीं घायल रामचंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनसे 2007 में हम लोगों का जमीनी विवाद उस वक्त से चल रहा था, जिसमें सामाजिक दबाव के बाद 2009 में ही सुलह हो गया। फिर आज अचानक हम पर हमला कर हमें गोली मार दी गई है। क्या कारण है उसे समझ में नहीं आ रहा। 2007 जमीन वाला मुद्दा था 2007 में, तो उसमें हम लोग मुकदमा कर कंप्रोमाइज हो गया। मतलब 2009 में आकर के 8-9 में आकर के याद नहीं है इतना हमको। उसके बाद उसको क्या हुआ नहीं हुआ सो हमको जानकारी नहीं है सर। क्यों हमको गोली मारा, क्यों रेड किया, भगवान। आपको ही सिर्फ मारा गया है या आपके परिवार में भी हमला? हमने पिताजी पर भी देवला प्रहार किया है, हमारे चाची पर हमको देवला मार के चाची का उंगली काट दिया, हमारे भाई को लाठी से मारा है, घर में हुल गया है। मतलब पूरा अस्त व्यस्त परिवार हमको घेरते हुए मार करके गिरा दिया। उसके बाद गया घर पर जाने के बाद वो लोग हंगामा किया। उसमें नाम पूछिएगा तो सबको बंद करके अपना जिंदा उठा रहा था पूरा। उस समय में जो है सब 15 आदमी का ग्रुप बना के ये लोग गया और इसको मारना शुरू कर दिया लाठी से और रॉड से। विवाद तो कुछ नहीं, उससे पहले 2007 में झंझट हुआ था, लेकिन कंप्रोमाइज 10 में हो गया था। कौन चीज़ के लिए? कौन चीज़ के लिए? जमीनी विवाद था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2000 में 131 दिनों की शिक्षकों की हड़ताल अवधि मामले में नोटिफिकेशन जारी कर मामले का पटाक्षेप किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बड़े और पुराने मामले का पटाक्षेप किया। वर्ष 2000 में 131 दिनों के शिक्षकों की हड़ताल अवधि के मामले में नोटिफिकेशन कर मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। लोकायुक्त के आदेश के अनुरूप वित्त समिति और सिंडिकेट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना जारी की गई। संघ के सभी पदाधिकारी और शिक्षकों ने कुलपति के प्रति आभार जताया। लगातार आ रहे तेज आंधी तूफान और बारिश से आम के किसानों को निराशा, कई जगहों पर पेड़ टूटने से टूटी आस। मौसम की बेरुखी और आंधी तूफान के साथ बरसात ने आम के किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी। तेज आंधी पानी ने बिहार के दरभंगा जिले में भी आम के व्यवसाय से जुड़े लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ पेड़ में लगे बड़े बड़े आम तेज
आंधी पानी के कारण टूटकर जमीन पर गिर गए। वहीं कई जगहों पर तो आम के पूरे पेड़ ही टूटकर गिर गए, जिससे आम के बगीचे के मालिक को दोहरे नुकसान का सामना एक साथ करना पड़ रहा है। वहीं जो आम के फल अभी भी पेड़ में लगे हैं वह भी चोटिल हो गए। ऐसे में कितना आम का फल सही निकल पाएगा यह समय बताएगा, पर एक बात का डर अभी भी आम के कारोबारियों के दिल में बैठा है कि कहीं फिर से ऐसी आंधी पानी आ गई तब क्या होगा। यहाँ बताना ज़रूरी है कि इससे पहले भी तेज आंधी और पानी के साथ ज़बरदस्त ओले गिरने की वजह से भी दरभंगा में आम की फसलों को क्षति पहुँच चुकी है, लेकिन तब आम बहुत छोटे छोटे थे, तब इन किसानों को इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था। पर अब महज कुछ दिनों में यह तैयार आम को किसान तोड़कर बाजार में सोने के भाव बेचते, लेकिन आंधी की वजह से टूटे आम कौड़ी के भाव में लेने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में इनके दर्द को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। दरभंगा के भीगो मोहल्ले के रहने वाले आम के कारोबारी किसान मोहम्मद बशीर की बात माने तो जब आम छोटे छोटे थे तभी पहली आंधी में बहुत गिर गए, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि इस बार आम इन्हें फ़ायदा देकर जाएगा। लेकिन सोमवार की अहले सुबह आई आंधी पानी ने न सिर्फ इनके आम को क्षति पहुंचाई, बल्कि इनके सारे उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया और इनके भी सपनों को चकनाचूर कर दिया। इनकी माने तो पहली आंधी में 60% आम के टिकले टूट कर गिर गए और अब की आंधी में बचे 40% आम में से 25% आम गिर गया है। ऐसे में इस मौसम में फिर आंधी आने का डर उन्हें बेचैन कर रहा है। वहीं अपने टूटे आम के पेड़ से आम तोड़ती राबिया खातून मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती है। उन्हें तो लगता है कि आंधी के कारण आम की जो क्षति हुई ही, लेकिन पेड़ के टूटकर गिर जाने की वजह से उन्हें आने वाले इस पेड़ की कमाई भी वर्ष में बंद हो गई। निराश और उदास मन से कहती हैं कि उम्मीद बहुत थी कि इस बार आम से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। उन्हें भी डर है कि अभी आंधी पानी के समय कहीं फिर से आंधी आकर इनके तैयार आम को नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि ये अब इस वर्ष आम के फल से ज़्यादा फायदे की उम्मीद छोड़ चुकी हैं। इधर आंधी तूफान के बाद बाजार भी इन टूटे आम से पटा पड़ा है। इसके खरीदार भी बाजार में ज़्यादा नहीं हैं। कौड़ी के भाव में इक्का दुक्का लोग ही इसे अचार बनाने के लिए या फिर किसी दूसरे काम में उपयोग लाने के लिए खरीदते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आम के बड़े व्यापारी को भी अब लगने लगा है कि इस बार आम की कीमत ज़्यादा होगी, आम महंगा होगा और ख़ास बन जाएगा। नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ। आम भी नुकसान हुआ, फल भी नुकसान हो गया और फिर पेड़ भी नुकसान हो गया। 2-4 पेड़ भी गिर गया, जड़ से भी गिरा, ठाला से भी टूट गया, बहुत सारा नुकसान हो गया। हम लोग की उम्मीद थी कि आम फल बड़ा बड़ा हो गया तो हम लोग कमा लेंगे, इकर पैसे हो जाएगी। पैसे भी नहीं हो सकता है, अब तो आम है ही नहीं तो पैसा कहाँ से होगा। छोटा था फल तो आंधी आया तो हम लोग को उतना एहसास नहीं हुआ। अब हम लोग को एहसास आ रहा है कि क्या करेंगे। हम लोग फल में भी उतना नहीं देख रहे हैं फ़ायदा और फिर नुकसान के सिवा फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। अब हम लोग को डर ढुका हुआ है कि आंधी आगे भी आ सकता है, जो फल लगा हुआ है वो भी झड़ सकता है। हम लोग किस तरह से क्या करना चाहेंगे और हम लोग किससे पैसा लेना चाहेंगे, किससे कमाना चाहेंगे। तो जो परेशानी होगी परेशानी होगी, अब आंधी आवेगी, फिर दोबारा आंधी आ सकती है, दोबारा भी आ सकती है। उसमें जो भी आम है वो भी झड़ सकता है, तो फायदा हम लोग को कहाँ से आवेगा। हम लोग को उम्मीद कहाँ से रखेंगे कि हम 2 पैसा कमावेंगे। हम लोग सब बाले बच्चे मिल के अगुरिया लेते हैं, अगुरिया करते हैं, रात का नींद गंवा देते हैं। हम लोग दिन भर हम लोग देखभाली करते हैं, तो उम्मीदें पर न करते हैं। जब आम फल ही नहीं रहेगा तो उम्मीद कहाँ से रखेंगे। इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इससे पहले जो है आम छोटा था, आंधी आया तो हम लोगों को समझ में आया कि चलो भाई आंधी तूफान तो आता ही रहता है, आम छोटा है अभी तो गिर ही करेगा। लेकिन ये आंधी जो आया है तो इसमें भारी भरकम नुकसान हुआ है और आम का जो है तैयारी पर आ चुका है आम, और इसमें जो है कितने ढाल और कितने पेड़ भी गिर गए हैं। हाँ, इससे समझ में ये आ रहा है कि इतना भारी नुकसान जो है ये हम लोग पूंजी कहाँ से लाएंगे इसको संभालने के लिए। हाँ, हम लोग क्या उपाय करें इसका। अभी तो कई आंधी बाकी है और इसमें समझिए कि हम लोग जो है समझ रहे थे कि 100% आम है तो चलो भाई उसमें 40% गिर जाता है, 60% बचेगा। 60 में भी जो है समझिए 30 गिर चुका, 30 बचा, और उसके बाद अब ये आंधी आया है, इसमें भी समझिए कि जो है 15% जो है आम निकल चुका, 15% बचा हुआ है। इसमें तो बहुत सारे अभी आंधी बाकी हैं आना। नुकसान है, आंधी आने से नुकसान है। किस तरह का उससे खामियाजा भुगतना होगा? होगा क्या, वही थोड़ा बहुत हल्का महंगाई बढ़ेगा। तो जो उम्मीद था आप लोग का इस बिजनेस से? उम्मीद तो यही है कि आप मान के चले आंधी में आधा दिन आम नुकसान हो गया है, जो बचा उसी पर 2 पैसा टाइट होकर बिकेगा।
दरभंगा पुलिस द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर की मदद से पकड़ी गई 90 कार्टून शराब, 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। दरभंगा से जालंधर के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस शुरू, नई दिल्ली से रेल राज्य मंत्री ने दबाया रिमोट का बटन, दरभंगा जंक्शन पर सांसद कीर्ति आजाद ने दिखाई झंडी। जमीनी विवाद में चली गोली, एक गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2000 में 131 दिनों की शिक्षकों की हड़ताल अवधि मामले में जारी किया नोटिफिकेशन, मामले का किया पटाक्षेप। लगातार आ रहे तेज आंधी तूफान ने आम के किसानों को किया निराश, कई जगह पेड़ भी टूटकर गिरने से टूटी उम्मीद। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 लाख की लागत से खरीदी गई मरीजों की पोशाक स्टोर में रखे रखे हो रही बर्बाद। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 लाख की लागत से खरीदी गई मरीजों के लिए पोशाक स्टोर में रखे रखे हो रही बर्बाद। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 लाख की लागत से खरीदी गई मरीजों की पोशाक स्टोर में रखे रखे हो रही है बर्बाद। खबर डीएमसीएच से है। उत्तर बिहार का एम्स माने जाने वाला डीएमसीएच अस्पताल अव्यवस्था के इस आलम में है कि यहां पर सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सभी फेल नजर आती हैं। इसी कड़ी में 6 साल पूर्व खरीदी गई मरीजों के ड्रेस स्टोर में रखे रखे सड़ रहे हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। मरीजों की पोशाक का हाल देखना हो तो गायनिक वार्ड के आईसीयू के बगल स्थित एक रूम में यह ड्रेस सड़े हुए मिल जाएंगे। इस तरह के हालात हर एक वार्ड की सिस्टर इंचार्ज के भंडार गृह में देखा जा सकता है। दरअसल सरकार द्वारा अस्पताल प्रशासन को मरीजों को प्रत्येक दिन नए नए ड्रेस पहनाकर बेड पर रखने का आदेश दिया गया था, ताकि मरीजों को गंदे कपड़े से इन्फेक्शन न हो, उसके बचाव हो और ड्रेस से उनकी पहचान हो सके। इस योजना को सफल बनाने के लिए डीएमसीएच प्रशासन ने कोई पहल नहीं की और सरकार की ये योजना फेल हो गई और इसके बाद नतीजा सामने है। तत्कालीन अस्पताल अधीक्षक ने सत्र 2012-2013 में करीब 2000 से अधिक मरीजों के लिए ड्रेसों का क्रय किया। इस पर करीब 5 लाख से अधिक की लागत आई थी। इस योजना की घोषणा सुनकर मरीजों और परिजनों के चेहरे खिल गए थे कि अब उनका या उनके मरीजों को गंदा कपड़ा नहीं पहनना होगा। महिला और पुरुष मरीजों के लिए सूती उजले ड्रेस का क्रय हुआ था। इसमें पुरुष मरीज के लिए कुर्ता पैजामा और महिला मरीज के लिए साड़ी नुमा गाउन वाला ड्रेस आपूर्ति की गई थी। तत्कालीन अस्पताल प्रशासन ने अधिकांश सिस्टर इंचार्जों को आपूर्ति कर दी थी। इसमें मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी, गायनी आदि वार्डों के स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। शेष गायनी वार्ड के एक रूम में बरसात के मौसम, पानी के झोंके और नमी के कारण सड़ गया है। वहीं गायनिक विभाग में इलाज कराने आई पूजा देवी के परिजन मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा दिए जा रहे किसी प्रकार की योजना का लाभ यहां पर इलाजरत मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। 1-2 दवाई अस्पताल की ओर से मिलती है, बाकी सभी दवाई बाजार से खरीद कर लानी पड़ती है। अस्पताल की ओर से न तो चादर मिल रही है और न ही मरीजों को दिया जाने वाला पोशाक। पूछने पर कहा जाता है कि अभी उपलब्ध नहीं है। वहीं जब हमने इस संबंध में अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर बालेश्वर सागर से बात की तो उनका कहना था कि इस बात की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिल रही है। चूंकि मरीजों की पोशाक की खरीदारी उनके कार्यकाल से पहले हुई है, उन्होंने वैसे भरोसा दिलाया कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर इस पोशाक योजना का लाभ मरीजों को मिलने लगेगा। कुछ दवा जो है सो मिल रहा है और बेड मिला है, उस पर कोई चादर भी नहीं है और न मरीज के लिए जो है सो कोई वस्त्र दिया गया है, जबकि ये सारा सुविधा सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो है सो उपलब्ध है डीएमसीएच में, लेकिन कोई ऐसा सुविधा हम लोग को कोई प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसके लिए आपने बात की थी यहाँ पे? कंप्लेन किए थे डॉक्टर साहब से भी और वार्ड में भी, तो बोले हैं कि जो है सो उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होने पर जो है सो दिया जाएगा। तब तक तो हम लोग चले जाएंगे तो फिर उपलब्ध क्या होगा। इस संबंध में आप ही के लोगों के द्वारा हमको ये सूचना दिया गया है। उस समय तो हम लोग नहीं थे, लेकिन फिर मेरा है जो हम स्टोर में दिखवाते हैं और कौन कब खरीदा गया था, किसके द्वारा खरीदा गया था और उसकी क्या स्थिति है, सारी स्थिति हम
2-3 दिनों या एक सप्ताह के अंदर में जो है जानकारी लेकर के आपको सही स्थिति बता सकते। निश्चित रूप से अगर हमको मैंने पता चल जाए अगर वहाँ होगा, चूँकि ये मामला 5-7 साल का हो गया है, तो जरूर लाभ मिलेगा। हायाघाट प्रखंड के रसलपुर मुख्य मार्ग पर हल्की सी बारिश ने सड़क की स्थिति नारकीय कर दी। हायाघाट प्रखंड के रसलपुर मुख्य मार्ग जो कि रोसड़ा समस्तीपुर को जोड़ती है, रसलपुर गांव में सड़क पर बरसात के समय हमेशा पानी लगा रहने के कारण लोग सुरक्षित उस रास्ते पर चलना महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बरसात के वक्त रोड की स्थिति काफी खराब हो जाती है। बात दरअसल ये भी है, जो आगे ऊंचा है उस तरफ और पीछे भी ऊंचा है, यहाँ पे गहराई है, तो इसको ऊंचा करिएगा तब ये पानी इधर से उधर पास निकल जाएगा, नदी में चला जाएगा और फिर उधर का पानी उधर नदी में यहाँ पे पानी लगेगा। मनस्थली पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के आचार्य डॉक्टर रत्न मोहनम का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मनस्थली पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर रोड नंबर 4 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के सहायक आचार्य डॉक्टर रत्न मोहनम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अनौपचारिक शिक्षण संस्थान केंद्र के संयोजक डॉक्टर रत्न मोहनम को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2015 में महर्षि वादरायण वेद व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। समारोह में मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश झा के हाथों पाग तथा वस्त्र से डॉक्टर रत्न मोहनम को सम्मानित किया गया। डॉक्टर ऋषिकेश झा ने संस्कृत जगत में उनकी कर्मठता तथा युवाओं में संस्कृत के व्यापक प्रचार प्रसार में किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिथिलांचल का नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन झारखंड स्टेट यूनिट एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में रीजनल वर्कशॉप का आयोजन रांची में किया गया। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन झारखंड स्टेट यूनिट एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में रीजनल वर्कशॉप का आयोजन रांची के होटल चाणक्य में आयोजित हुआ। मंत्री हायर टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट झारखंड सरकार अजय कुमार सिंह, सचिव उच्च शिक्षा अंशुल अग्रवाल, NICMHRD नई दिल्ली डॉक्टर SD सिंह, SNO झारखंड डॉक्टर NK अग्रवाल, नोडल अधिकारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वागत भाषण डॉक्टर SD सिंह ने किया। मंत्री ने कहा कि डेटा से छात्रों को काफ़ी फायदा होता है, सभी को समय से डेटा एंट्री करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के सचिव ने भी काफ़ी जानकारी दी। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के नोडल पदाधिकारी ने डेटा भेजने में होने वाली कठिनाई से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि छात्र हैं पर शिक्षक नहीं रहने के कारण सही डेटा नहीं जा पाता है। एक शिक्षक कई जगह पढ़ाते हैं परंतु उनका डेटा नहीं जा पाता है। वेतन एक जगह से लेते हैं पर सरकार समझती है कि यह सभी जगह से वेतन लेते हैं। इस भ्रम को दूर करना होगा। इंस्टीट्यूट का नाम बदलने पर होने वाली कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया। संबद्ध महाविद्यालय द्वारा डेटा नहीं भरने पर उनका नाम सूची से हटाने पर विचार किया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि माननीय कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के निर्देशन में विश्वविद्यालय का DCF 1 ससमय भरा जा चुका है। अंगीभूत महाविद्यालय का डेटा 100% भरा जा चुका है। 61 संबद्ध महाविद्यालय में 37 ने भरा है, 24 बाकी हैं। अगर 24 महाविद्यालय डेटा नहीं भरते हैं तो उनको पोर्टल से हटा दिए जाने को कहा गया है।
पीआरटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी काफी संख्या में पुलिस बल के साथ उपस्थित थे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि 19 मई तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो 19 मई को होगा आत्मदाह। पीआरटी पास अभ्यर्थियों ने पीएचडी कोर्स वर्क में नामांकन की मांग को लेकर बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस अवसर पर तैनात थे मिथिला विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष अजय कुमार झा और अंचलाधिकारी सदर दरभंगा राकेश कुमार सहित काफी संख्या में पुलिस बल। पदाधिकारियों ने आए हुए अर्धनग्न प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया बुझाया और ऐसा करने से उन्हें रोका। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 19 मई को वे आत्मदाह करेंगे विश्वविद्यालय में और तमाम बातों का जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एचओडी के पद पे हैं भ्रष्ट अरविंद मिलन जी, उनकी जो एचओडी के पद पर नियुक्ति हुई थी अनैतिक प्रकार से 2011, 2012, 2016 और 2017 में भी जो भी मेधावी छात्र हैं जिसका विश्वविद्यालय में कोई भी सगा संबंधी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वैसे मेधावी छात्रों को भ्रष्ट एचओडी अरविंद मिलन और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी ने नामांकन लेने से वंचित किया। हम लोगों ने जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। कुलपति महोदय रिटेन में पहले भ्रष्ट एचओडी अरविंद मिलन को एचओडी के पद से सस्पेंड कर देना चाहिए और जांच कमेटी भी को भी रिपोर्ट करना चाहिए। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विषय में पर्यावरण अर्थशास्त्र में सामाजिक लागत लाभ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु शेखर की अध्यक्षता में पर्यावरण अर्थशास्त्र में सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में अपना महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हुए श्री यशवर्धन झा आजाद, सेवानिवृत्त सचिव भारत सरकार जो 1976 बैच के आईपीएस व वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान देते हुए कहा कि वर्तमान परिदृश्य में विकास की होड़ में एक अर्थव्यवस्था में जो पर्यावरणीय एवं सामाजिक क्षति हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं, पर्यावरण प्रदूषण, आपदा, सामाजिक आर्थिक विवाद, इन विषयों पर शोध की आवश्यकता को प्रकट करते हुए अनुसंधान की प्रक्रिया में संपूर्ण सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण के गंभीर एवं बारीक पहलुओं को शोध के केंद्र में रखते हुए समाज के व्यापक हित में अनुसंधान के लिए शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं को विषय की गंभीरता बताते हुए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर बोलते हुए विशिष्ट अतिथि स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार झा ने कहा कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विधानों में पर्यावरणीय मुद्दों को सम्मिलित किया गया है, जिससे कि आर्थिक विकास से लोकतंत्र को मजबूती मिले। इस अवसर पर बोलते हुए अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु शेखर ने कहा कि आर्थिक नीतियों में लागत लाभ विश्लेषण के अंतर्गत बिहार में शराबबंदी के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय लाभ पर अर्थशास्त्र के छात्रों को शोध के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्वच्छता, दहेज, उत्पीड़न और महिला सशक्तिकरण के केंद्र में आर्थिक एवं सामाजिक कारकों पर संपोषणीय विकास हेतु गहन अध्ययन एवं सार्थक शोध में इन विषयों को पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित करने की बात कही। एमएलएसएम कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन की पुस्तक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और उनका सामाजिक चिंतन, इसका लोकार्पण विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू एवं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद समेत कई अतिथियों ने किया। एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में समाजशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन की पुस्तक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और उनका सामाजिक चिंतन, इसका लोकार्पण किया महाविद्यालय परिवार ने। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, महाविद्यालय के बरसर
अन्य कई अतिथियों ने एवं पूरे महाविद्यालय परिवार ने पुस्तक का लोकार्पण किया। संत रामाज्ञा सिंह की अध्यक्षता में महावीर मंदिर लहरियासराय में मैथिली लोक संस्कृति मंच की शोक सभा हुई, जिसमें मैथिली पुत्र प्रदीप की धर्मपत्नी एवं पत्रकार रामकुमार झा के मातृशोक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संत रामाज्ञा सिंह की अध्यक्षता में महावीर मंदिर लहरियासराय में मैथिली लोक संस्कृति मंच की शोक सभा हुई। मैथिली पुत्र प्रदीप की धर्मपत्नी एवं पत्रकार रामकुमार झा के मातृशोक पर श्रद्धांजलि दी गई। मंच के महासचिव प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि मैथिली पुत्र प्रदीप की पत्नी उनके तमाम यश की सहभागिनी है, जो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर इस संस्थान से प्रस्थान कर गई हैं। इस अवसर पर पंडित अमरनाथ झा, ललन झा, दयाकांत झा एवं दिलीप आदि मौजूद थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, इससे पूर्व एक बार फिर नजर उन खबरों पर जो है खास। दरभंगा पुलिस द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर की मदद से पकड़ी गई 90 कार्टून शराब, 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। दरभंगा से जालंधर के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस शुरू, नई दिल्ली से रेल राज्य मंत्री ने दबाया रिमोट का बटन। दरभंगा जंक्शन पर सांसद कीर्ति आजाद ने दिखाई झंडी। जमीनी विवाद में चली गोली, एक गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2000 में 131 दिनों की शिक्षकों की हड़ताल अवधि मामले में जारी किया नोटिफिकेशन, मामले का किया पटाक्षेप। लगातार आ रहे तेज आंधी तूफान ने आम के किसानों को किया निराश, कई जगह पेड़ भी टूटकर गिरने से टूटी उम्मीद। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 लाख की लागत से खरीदी गई मरीजों की पोशाक स्टोर में रखे रखे हो रही बर्बाद। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होगी मुलाकात, तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।